हमने बचपन से यही सीखा है, सेव करो एफडी करो, सेव करो एफडी करो। उस ज़माने में इंटरेस्ट था वो भी 15 से 18% हुआ करता था। लेकिन आज स्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी हैं। मैंने मेरा पहला इन्वेस्टिंग 2006 में शुरू किया था ₹500 के एसआईपी से। तो आप बताइएगा आपने पहला इन्वेस्टमेंट कब किया था और क्या आपको लगा था कि काश पहले कर लेना चाहिए था? एक सेकंड के लिए रुको। क्या आप जानते हो कि इंडिया में आज भी सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है आपको 3-3.5% के आसपास मिलता है और हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन का जो एवरेज है वो 5 से 6% है। तो आप सोच रहे हो कि आप सेविंग बैंक में आपका पैसा रखा रखा बढ़ रहा है, पर एक्चुअल में ओवर द टाइम वो पैसा आपका घिस रहा है, कम हो रहा है और 90% लोग ये नहीं जानते। आज मैं बताऊंगा ऐसे 6 फाइनेंशियल ट्रूथ या 6 पिलर्स ऑफ गुड फाइनेंशियल प्लानिंग जो यदि आपने ठीक से समझ लिए तो आपके फाइनेंस को बदल कर रख देगा। जय हिंद, नमस्ते, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वेल्थ विद दीपक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 फाइनेंशियल फिगर्स की जो आपको पता होने ही चाहिए, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे आपकी नई नई सैलरी लगी हो। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है और इसको आपने समझ लिया तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो सकता है और नहीं समझा तो साइलेंटली आपके फाइनेंसेस खराब हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल है, आपके यदि आपका बिजली का बिल आता है तो आप तुरंत ड्यू डेट पे भर देते हो, उसको इग्नोर नहीं करते। लेकिन आज भी मैक्सिमम लोग जो अच्छी खासी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि उनका पैसा उनके सेविंग बैंक में रखा रखा खत्म हो रहा है। हमने बचपन से यही सीखा है, सेव करो एफडी करो, सेव करो एफडी करो, या सेविंग बैंक में रखो पैसा। ठीक है, उस समय उस ज़माने के हिसाब से सही था वो भी करना, बिकॉज उस ज़माने में जो एफडी का इंटरेस्ट था वो भी 15 से 18% हुआ करता था। लेकिन आज स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। सोचो आपके घर में यदि कोई टैप है, किचन में, बाथरूम में, वो टप 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 करके लीकेज कर रहा है, एक एक ड्रॉप, तो सोचो 10 सालों में हजारों लीटर पानी बह चुका होगा। और उसी तरह से होता है, वही होता है हमारे सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर में। हमको लगता है क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ा सा ही तो 1% इंटरेस्ट है, लेकिन सालों के अंदर बहुत सारा पैसा आपका कम हो जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो ओवर द टाइम आपके पैसे की वैल्यू कम कर देती है। इन्फ्लेशन को सिंपल भाषा में समझे कि जो चीज़ आज 100 रुपये में आ रही है तो वो 5 साल बाद 100 रुपये में नहीं आएगी, या फिर जो जितना अमाउंट, जितनी क्वांटिटी आज 100 रुपये में आती है, 5 साल बाद 100 रुपये में वो क्वांटिटी नहीं आएगी। क्योंकि जो हिस्टोरिकल एवरेज है इन्फ्लेशन का वो 5 से 6% है और सेविंग बैंक में आपको मिल रहा है 3-3.5%, 2.5%। तो आप एक्चुअल में नेट लॉस में हो। आपको लगता है आप 3% सेविंग बैंक पे कमा रहे हो, पर ऐसा है नहीं। एक्चुअल में आप बहुत लॉस में हो। और रुपी डेप्रिसिएशन है वो तो चलो एक अलग बात हो गया, उसको और जोड़ देंगे तो फिर तो क्या कहना। तो पिलर नंबर 1 है इन्फ्लेशन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने उसको सेविंग बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो 10 साल बाद उसके वैल्यू 70-75 हज़ार रुपये ही रह जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, वैल्यू कम होती जाती है। तो बिना 1 रुपया खर्च किए हुए भी आपका पैसा कम हो जाता है। तो करना क्या है? तो अब करना यह है कि आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, चाहे जो फिनटेक्स हैं, चाहे जीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है, कोई भी देख लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। बाकी अदरवाइज आपको चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आप जा करके एक, या तो आप हाई इंटरेस्ट रेट वाला सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, या फिर आप उस पैसे को जो आपने रखा है उसको आप लिक्विड फंड में या डेट फंड में डाल दीजिए। वहाँ कम से कम 6-6.5% के आसपास आपको इंटरेस्ट उन पर रिटर्न मिल जाता है। वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है डेफिनेटली वहाँ सेविंग्स जो एफडी होती है उससे थोड़ा सा बेटर आपको मिल जाएगा। और रही बात सेफ्टी की, तो उसकी चिंता मत करो, सब कुछ आरबीआई से गवर्न है तो सब कुछ सेफ है। पिलर नंबर 2, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि सेविंग इन्वेस्टिंग दोनों एक ही चीज़ें हैं, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको दो बकेट्स यानी कि दो से अकाउंट्स बनाने हैं। एक है, मतलब पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सेविंग होती है जो आप सेव करते हो शॉर्ट टर्म के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल, 2 साल, 5 कि 5 साल से कम के लिए, ऐसा समझ लीजिए मोटा मोटी। और वो पैसा आपको इमरजेंसी फंड के लिए आप रखते हो, अपने खर्चे के लिए रखते हो। और दूसरा बकेट है इन्वेस्टिंग, जहां पे आप पैसा 5 साल से ज़्यादा के जो फ्यूचर गोल्स हैं उसके लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो आपको एक तरह से समझ लो, सैलरी आती है आपके सेविंग अकाउंट में, एक सेविंग अकाउंट आप बना लीजिए, एक इन्वेस्टिंग अकाउंट आप बना दीजिए। तो सेविंग अकाउंट के अंदर 3 से 5 साल के से कम ड्यूरेशन वाले या गोल वाले जो खर्चे वो डाल दीजिए, और 5 साल से ज़्यादा वाले इन्वेस्टिंग के अंदर डाल दीजिए। वहाँ आप कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो, आप इंडेक्स फंड्स में लगा सकते हो, स्टॉक्स में लगा सकते हो। हाँ, स्टॉक्स के अंदर जोखिम ज़्यादा होता है तो आप सोच समझ के लगाइएगा। और यदि हम
दोनों का कंपैरिजन देखें। यदि आप 1 लाख रुपया 10 साल के लिए एफडी करते हो तो 10 साल बाद हो सकता है वो 1,80,000 के आसपास हो जाए। लेकिन वही पैसा यदि आपने निफ्टी 50 में डाला इंडेक्स फंड के अंदर, तो वो पैसा 2,80,000 से लेकर 3,20,000 डिपेंडिंग अपॉन द रिटर्न या हिस्टोरिकल देखें तो इतना लगभग आपको रिटर्न मिल जाता है। तो देर इज ए ह्यूज डिफरेंस। पिलर नंबर 3, कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। अब उन्होंने कहा हो चाहे नहीं कहा हो, पर एक्चुअल में दिस इज वेरी अमेजिंग थिंग, जिसकी बात मैं हमेशा करता हूं, सब लोग बात करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड के अंदर और 1 साल का रिटर्न 12% आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, जो कि यहाँ का हिस्टोरिकल एवरेज है। तो 1 साल बाद आपके पास हो जाएंगे 1,200 रुपये ऐड हो जाएंगे, यानी कि 11,200 रुपये आपके पास हो जाएंगे। और मतलब अब अगले साल इसके ऊपर फिर 12% ऐड होगा तो 1,344 रुपये आपको और मिल जाएंगे। तो इस तरह से करके इसमें कंपाउंडिंग होती रहती है, क्योंकि छोटे छोटे जुड़ के एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होता है। इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। राहुल है, राहुल ने 5,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी शुरू किया 25 की एज से। और विजय एक लड़का था जो थोड़ा देर से जागा, उसने कहा पहले थोड़ा सा इकट्ठा कर लेता हूँ, पहले ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। उसने 35 साल की एज में जाके 10,000 रुपये पर मंथ से एसआईपी शुरू किया। तो जब दोनों रिटायर हुए होंगे 60 साल की एज पे, तो एक राहुल ने 35 साल इन्वेस्ट किया, विजय ने 25 साल इन्वेस्ट किया, तो किसका ज़्यादा पैसा बना होगा? एक ने लगाए थे 5,000, एक लगाए थे 10,000। तो डेफिनेटली राहुल जिसने जल्दी शुरू किया उसका ज़्यादा पैसा बना। क्यों? क्योंकि उसको बेनिफिट मिला कंपाउंडिंग का। और आपको पता है जो वॉरेन बफेट हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, लेकिन उनका जो पैसा बना, यानी कि उनकी 90% वेल्थ जब बनी जब वो 65 साल के हो गए थे। तो दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो इसलिए दीदी आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे सेव तो करना है, मुझे इन्वेस्ट तो करना है, मैं कुछ टाइम बाद करूंगा, तो वो आपके जीवन का सबसे महंगा डिसीजन होगा। पिलर नंबर 4, द नेटवर्थ। आपकी सैलरी कितनी आ रही है उससे आपकी वेल्थ का पता नहीं चलता, लेकिन आपकी नेटवर्थ से पता चलता है। नेटवर्थ कैसे निकलता है? सिंपल है, आपकी जितने भी इनकम है, सैलरी है या कुछ और इनकम है, उसमें से आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, आपकी ईएमआईज़ हैं, आपके खर्चे हैं, वो जो आप निकाल देते हो, वो जो डिफरेंस बचता है वो नेटवर्थ कहलाती है। अक्सर कर होता है कि बड़े शहरों में बड़ा अच्छा पैकेज है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है, सीटीसी वो भी, तो सैलरी थोड़ी और कम हो गई। लेकिन फिर आप वहाँ एक आपने घर खरीद रखा ईएमआई पे बड़ी सी, वहाँ पे आपने बड़ी सी गाड़ी खरीद रखी ईएमआई पे, तो इतना सैलरी लेने के बावजूद भी ज़रूरी नहीं आप अच्छा आपकी नेटवर्थ अच्छी हो रही है, आप रिच बन रहे हो। तो आप इस डेटा को, आपके कितने इनकम है और आपका कितना खर्चा है, इस डेटा को डायरी में लिख लीजिए, एक्सेल में लिख लीजिए, आप ऐप्स के अंदर लिख लीजिए। उससे आपको एक अवेयरनेस आएगी, उसको आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, और उससे आपकी स्पेंडिंग बेटर हो सकती है। पिलर 5 है डेट, जिसको हम काफ़ी इग्नोर कर देते हैं। और साथ ही एक मिसकंसेप्शन भी है इंडिया में, कर्ज लेना पाप है, कर्ज बेकार की चीज़ है, कर्ज नहीं लेना चाहिए। तो हमको पहले समझना होगा कुछ दाग अच्छे होते हैं यानी कि कुछ कर्जे अच्छे होते हैं। देयर आर सम गुड डेट्स एंड बैड डेट्स। बैड डेट, क्रेडिट कार्ड का जो आप लोन ले लेते हो 24% पे, वो हो गया। पर्सनल लोन हो गया 12, 14, 18%, 12%, जो आप मालदीव्स या थाईलैंड या बैंकॉक घूमने में निकाल देते हो, तो दोज आर बैड डेट्स। या इनफैक्ट आजकल छोटे छोटे घरों में हमने देखा है कि हम जो हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, या जैसे टीवी है, टीवी एक एंटरटेनमेंट का साधन है, आपकी बेसिक नीड नहीं है, उससे लग्जरी, वो भी लोग फिर ईएमआई पे लेके आ रहे हैं, या उसको लोन, पर्सनल कंज्यूमर लोन लेकर के आ रहे हैं। दैट्स ए बैड डेट। गुड डेट, होम लोन। होम लोन आपको एक तो घर के लिए शेल्टर दे रहा है, आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहा है, एक असेट क्रिएट कर रहा है। होम लोन इज अ गुड डेट बिकॉज वो आपको मिल जाता है 7.5 से 8.5-9% के आसपास। एजुकेशन लोन अगेन इट्स अ गुड डेट बिकॉज आप एक स्किल गेन कर रहे हो, और जिससे आपको आगे चल के एक अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा बिजनेस आप कर पाओगे, और इसलिए एक तरह से ये आपका इन्वेस्टमेंट है जो आप लोन ले रहे हो। तो दीज आर द गुड डेट्स। तो करना क्या है, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन, इस तरह कंज्यूमर लोन, इस तरह के जो डेट्स हैं, उनको सबसे पहले ख़त्म कर देना है आपको, और उनको हमेशा लेने अवॉइड करना है। लेकिन जो गुड डेट्स हैं, यानी कि आप कहीं होम लोन लेके इन्वेस्ट करते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, और एजुकेशन के लिए लेते हो, दीज आर द गुड थिंग्स।
तो सिंपल समझे तो जो भी कोई आपका लोन 8% से ऊपर का है तो सबसे पहले आपको खत्म कर देना चाहिए। सिक्स्थ पिलर है टैक्स गैप। यूजुअली हम अवेयरनेस ना होने की वजह से या कम नॉलेज होने की वजह से हम एफिशिएंट टैक्स नहीं कर पाते हैं, यानी कि टैक्स को एफिशिएंटली बचा नहीं पाते हैं। तो जब भी आपकी सैलरी आती है, चाहे पहली सैलरी आती है, जब भी आपकी सैलरी आ रही है, आप टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में कर लीजिए। और टैक्स प्लानिंग के लिए आप अच्छी खासी जो गवर्नमेंट ने लिमिट्स दे रखी हैं, ईटीसी में 1.5 लाख की लिमिट है, हाउस लोन पे लिमिट है, एनपीएस पे लिमिट है, ईएलएसएस में लिमिट है, या इस तरह के जो सेविंग एफडी है 5 साल वाली, उसमें आपको एग्जम्पशन मिल रहा है, पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि है। इस तरह की जो बेनिफिट्स हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनको आपको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। इनफैक्ट कुछ ऐसी स्कीम भी हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो भी आपको प्रीमियम जो आपने पे किया आपके टैक्सेबल इनकम में से सीधा कम हो जाता है। और आपको बता दूं, ज़्यादातर लोगों को ना पता हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो वो प्रीमियम भी आपकी टैक्सेबल इनकम में से सीधा सीधा कम हो जाता है। तो इन शॉर्ट आपको टैक्स की जो जानकारी है वो लेनी है और आपको एफिशिएंटली उसको यूज़ करना है। और अब आपको एक काम और करना है जिसकी बात मैं हमेशा करता हूं, एसआईपी स्टार्ट करना। मैं ये नहीं कह रहा कि एसआईपी करने से आप वेल्दी बन जाएंगे, बहुत पैसा आपके पास हो जाएगा, क्योंकि अब सब लोग एसआईपी करने लगे हैं। लेकिन फिर भी एसआईपी यदि आप करते हो, पहला आपके अंदर एक इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन बनता है। दूसरा, एसआईपी हिस्टोरिकल रिटर्न हमारा 12% का है, जो कि हमारे सेविंग बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न देता है। और जब आप रेगुलर ओवर द ईयर्स एसआईपी करते हो तो कंपाउंडिंग का मैजिक आपको मिलता है और आपका पैसा ग्रो होता है। लेकिन अब गलतियां कहाँ होती हैं वो समझते हैं। मिस्टेक नंबर 1, मैं पहला थोड़ा और समझूंगा उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा, और आप उस समझने में 1 साल 6 महीने 2-3 साल लगा देते हो और आप उतने टाइम का नुकसान कर लेते हो। और वैसे भी मेरे लिए, मैं हमेशा इन्वेस्टिंग के एग्जाम्पल को रिलेट करता हूँ स्विमिंग से। आप सोचो कि मैं पहले पूरा स्विमिंग में एक्सपर्ट हो जाऊं उसके बाद ही मैं पूल में उतरूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको पूल में स्टार्टिंग में छोटे वाले पूल में उतरना होता है, बेबी पूल में उतर लो, और उसके बाद धीरे 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 आप सीखते जाओगे और इन्वेस्टिंग करते जाओगे, तैरना सीखते जाओगे। इसलिए एसआईपी स्टार्ट करो, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो अभी। कैसे स्टार्ट करनी है तो आपको मेरे पुराने वीडियोस जाके देखिएगा, मैं या तो लिंक भी डाल दूंगा, उसमें पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा, किस तरह से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, कैसे डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, कैसे एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल है। दूसरी मिस्टेक करते हैं हम सैलरी को नेटवर्थ समझना। हमारी सैलरी 20 लाख रुपए आ रही है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हमारे खर्चे कितने हैं, बिकॉज आज की डेट में सब कुछ ईएमआई पे चल रहा होता है। आपका गाड़ी, आपका घर, और तो और आजकल लोग आईफोन, ये सारी चीज़ें हमारे ईएमआई पर चल रही होती हैं। जब आप 20 लाख की सैलरी में से आप टैक्स काट दोगे, उसमें से आप सीटीसी है तो वैसे ही वो कम हो गया, उसके बाद ईएमआई काट दोगे, तो आप देखोगे कि आपके पास पैसा बहुत कम बचता है। तो इसलिए उस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, डेट को गलत समझना, कर्ज को गलत समझना। जैसा कि मैंने कहा, गुड डेट एंड बैड डेट। तो जो खर्चे, जो डेट्स, जो लोन आपको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, यानी कि रियल इस्टेट आप कर रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, घर ले रहे हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है। आप एजुकेशन लोन ले रहे हो, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, वो सब खराब है। तो जो भी आपका 8% से ऊपर का जो भी आपका लोन है उसको बंद कर दीजिए। लेकिन आपको डिफरेंस को अच्छे से समझना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो और इसको हम फटाफट रैप अप कर लेते हैं। हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। पहली बात कि जो इन्फ्लेशन है वो आपका साइलेंट किलर है, वो आपका दुश्मन है। आपको पता भी नहीं होता आपका पैसा खत्म हो रहा होता है। इसलिए तो आपको यदि सेविंग भी करनी है तो हाई इंटरेस्ट यील्ड वाले अकाउंट्स में करनी है, या लिक्विड फंड या डेट फंड में आपको पैसा रखना है। दूसरी बात, सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो 2 अलग अलग बकेट बना के रखिए और दोनों को एक अच्छे से समझ लीजिए। दोनों अलग चीज़ें हैं। सेविंग में वो पैसा डालना है जो आपको 3 से 5 साल, 3 साल वाली जो आपके खर्चे हैं, रेगुलर खर्चे, इमरजेंसी फंड है, वो आएगा। 5 साल से ज़्यादा के बड़े जो गोल हैं वो इन्वेस्टिंग वाले अकाउंट में जाएंगे, जहाँ पैसा इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, शेयर्स में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। और तीसरी चीज़, अपने जो आपकी सैलरी है उसको ट्रैक करो, अपनी नेटवर्क को ट्रैक करो। जब आप उसको ट्रैक करोगे, नोट डाउन करोगे, आपको समझ में आएगा क्या आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, कहाँ कम कर रहे हो, और आप अपने फाइनेंसेस को बेटर कर पाओगे। और आखिरी बात, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि आपने अपना पहला इन्वेस्टिंग कब शुरू किया था, और क्या आपने सोचा था कि काश मैंने पहले शुरू किया होता। मेरा पहला इन्वेस्टिंग 2006 में शुरू किया था, 500 रुपये के एसआईपी से। और यदि मैं नाम लेना चाहूँ तो मैंने शुरू किया था एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड,
SBI मैग्नम टैक्स गेन, और एक फंड और था HDFC टॉप 200, जो शायद लार्ज एंड मिड कैप एक फंड था। उसके अंदर मैंने अपने पहले इन्वेस्टमेंट शुरू किए थे। तो मुझे हमेशा याद रहते हैं, हालांकि उन बातों का आज 20 साल हो गए, बट पहली चीज़ पहले होती है, वो आपके दिल तक जाती है, दिल में रहती है। तो आप बताइएगा, आपने पहला इन्वेस्टमेंट कब किया था और क्या आपको लगा था कि काश पहले कर लेना चाहिए था? तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आपके पैसे की, आपके इन्वेस्टमेंट की। निवेशित रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि निवेशित रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।